चैप्टर 45। काव्य ने एक अदा के साथ आर्यन के गले पर अपने हाथ लपेट दिए और उसके गालों पर एक किस करके बोली, हैप्पी किस डे हब्बी, आज मन नहीं है कि मैं तुम्हें पनिश करूं। कल वैलेंटाइन डे है तो मैं सोच रही हूं कि तुम मेरा दिन स्पेशल बनाओ। अगर तुम दोनों टूटे फूटे बेड पर पड़े रहोगे तो मेरा दिन स्पेशल कौन बनाएगा, उल्टा मुझे तुम दोनों की सेवा करनी पड़ेगी। उसकी बातें और अंदाज इतने जानलेवा थे कि उन दोनों भाइयों का गला ही सूखने लगा। अरमान अपनी जगह से खड़ा होकर काव्य को लगभग आर्यन से छीन लेता है। आर्यन, जिनकी बाहों में 2 सेकंड पहले काव्य थी, अचानक उसके बाहें खाली हो गई। वह जलन के भाव चेहरे पर लाते हुए अरमान को देखने लगा, क्योंकि उसकी वाइफ को उसके बड़े भाई ने उसकी गोद से उठा लिया था। अरमान काव्य को अपनी गोद में लेकर अपनी चेयर पर बैठ जाता है और उसे खाना खिलाते हुए कहता है, तुम हमेशा आर्यन के पास क्यों जाती हो? क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं हूं? क्या आर्यन मुझसे ज्यादा हैंडसम है? काव्य, जो कि इस तरीके से उसके उठाए जाने से चौंक गई थी, वह उसकी बातें सुनकर शौक से उसे देखने लगती है। क्या उसे अपनी छोटे भाई से जलन हो रही है? उसके चेहरे पर फिर से एक मुस्कान आ गई। वही आर्यन भी हैरानगी से अपने भाई को देखने लगा। क्या उसके बड़े भाई को अपने क्यूट से भाई से जलन हो रही है? काव्य अरमान के गले में अपनी बाहें डालकर बोलती है, नो डाउट आर्यन बहुत ज्यादा क्यूट है। उसकी इस बात को सुनकर आर्यन खुशी से अरमान की तरफ देखने लगा। वही काव्य ने अरमान के फेस पर अपनी उंगली घुमाते हुए कहा, पर इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं कि तुम हैंडसम नहीं हो। आर्यन क्यूट टाइप हैंडसम है लाइक ए रैबिट, और तुम हॉट टाइप हैंडसम हो लाइक ए लाइन। जहां खुद के लिए रैबिट सुनकर आर्यन का मुंह बन गया, वही अरमान तो खुशी से कुप्पा हो गया। आर्यन खुद से बोलता है, अच्छी बात है, ऐसी बेइज्जती भरी तारीफ रूह ने अकेले में की, नहीं तो जो लोग आर्यन सिंह एबेरॉय से डरते हैं और जो डेविल ब्रदर्स से भी डरते हैं, वह लोग कितना मजाक उड़ाते मेरा। अरमान काव्य की तरफ देखकर बोलता है, अगर मैं लाइन हूँ और आर्यन खरगोश तो तुम क्या हो बेबी डॉल? अरमान ने काव्य के गालों को सहलाते हुए कहा। काव्य ने एक मुस्कान से कहा, मैं तो जहरीली नागिन हूँ बेबी, दिखने में सुंदर और मासूम, पर जिसको काटूं वह जिंदा भी न रह पाए। ऐसा बोल काव्य अरमान के गाल पर अपने होंठ रख किस कर देती हैं और उसे बाइट कर बोलती है, हैप्पी किस डे हब्बी। उसके इस अंदाज पर अरमान मुस्कुराकर काव्य को देखने लगता है। अभी वह दोनों एक दूसरे की आंखों में देख ही रहे थे कि आर्यन अपना मौका लेकर काव्य को अरमान की गोद से छीनकर सीढ़ियों से ऊपर जाने लगता है। सॉरी भाई, ये मेरी भी बीवी है, थोड़ा समय मुझे भी इसके साथ बिताने दो। अरमान गुस्से से आर्यन की तरफ देखकर बोलता है, आर्यन के बच्चे, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। आर्यन बोलता है, भाई आप खुशी से मेरे बच्चों को मत छोड़ना, उल्टा मैं ही अपने बच्चे अब को पकड़ा पकड़ा कर जाऊंगा, पर पहले बच्चे होने तो दो। अरमान बोलता है, तुझे तो मैं बाद में देखूंगा, पर अभी सीढ़ियों पर धीरे चढ़, अगर तेरी वजह से काव्य को चोट लगी तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरमान की बात सुनकर आर्यन धीरे चलने लगता है। वही काव्य अपने मन में सोच रही थी, क्या मैं कोई बोरी हूं जो मुझे इस तरह उठाकर ले जाया जा रहा है। आर्यन काव्य को लेकर रूम में चला जाता है। वही उसके जाते ही अरमान के चेहरे पर जो गुस्सा था वह मुस्कान में बदल जाता है। आखिर उन दोनों भाइयों को अपनी जिंदगी में यही तो चाहिए था, थोड़ा हंस मजाक, थोड़ा गुस्सा और बहुत सारा प्यार। उनकी बेरंग जिंदगी में उनकी रूह रंगों की बौछार बनकर आई थी, वही उनके फीके जीवन में काव्य तीखा स्वाद बनकर आई थी। वही दूसरी तरफ एक बड़े से विला में सविता भागते हुए जोरों से चीखते चिल्लाते हुए आ रही थी, मालकिन मालकिन मालकिन।
उसकी इतनी चीख पुकार सुनकर एक खूबसूरत 45 साल की महिला उस घर की सीढ़ियों से नीचे आते हुए बोली, इतना क्यों चिल्ला रही हो सविता, क्या हुआ है तुम्हें? वह महिला देखने में बला की खूबसूरत थी। बड़ी बड़ी हिरनी सी आंखें, लंबे लहराते कमर तक आते घुंघराले बाल, बिच की मांग जिसमें भर भर के लाल सिंदूर भरा हुआ था। उसने हरे रंग की बहुत खूबसूरत साड़ी पहन रखी थी। जेवर के नाम पर कानों में हीरे के ईयरस्टड, हाथों में सोने और हीरो के कड़े। सविता भागते हुए उसके पास आई और उसके पैरों में गिरकर बोली, मालकिन मालकिन मालकिन, मेरी बेटी को बचा लीजिए। उस औरत ने बोला, क्या हुआ तेरी बेटी को? सविता बोलती हैं, मालकिन वह छोटे बाबा और बड़े बाबा के साथ जो लड़की रहती हैं। उस लड़की ने इतना बोल वह फिर से रोने लगी। उस औरत ने झुझला कर कहा, जो बोलना है साफ साफ बोलो। सविता बोली, उस लड़की ने मुझे बहुत मारा और मेरी बेटी को वहां के गार्ड्स से कहकर उसके साथ रेप करने को कहा। मेरी बेटी को बचा लो मालकिन, वह मासूम है। उसके साथ अगर कुछ हो गया तो मैं और मेरी बेटी किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। वह औरत अपनी एक आईब्रो ऊंची कर बोली, तेरी बेटी के साथ अगर कुछ गलत होना तब स्टार्ट हुआ था जब तू वहां से निकली थी, तो अब तक तो सब कुछ हो गया होगा। वैसे उस लड़की ने ऐसा क्यों किया, जरा मुझे भी बताना। सविता का दिल उस औरत की बात सुनकर दहल गया। आखिर वह सच ही तो बोल रही थी, जो होना होगा वह तो हो गया होगा। पर अभी जो उसने सवाल पूछा था उसका जवाब देना जरूरी था, नहीं तो सविता के साथ और भी बुरा हो सकता था। तो क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी यह कहानी। चैप्टर 46। सविता ने उस औरत को बताया, मालकिन जैसा कि आपने बोला था मैंने उसके साथ बहुत कुछ किया। उसे दिन दिन भर एक कमरे में बंद रखती थी, उसे मरती थी, उसे परेशान करती थी। कई बार तो मैंने उसे लगभग जान से मार दिया था। उस औरत ने सविता के गाल पर एक थप्पड़ लगा दिया, जिससे सविता नीचे जमीन पर जा गिरी। मैंने तुझे कहा था कि तुझे सिर्फ उसे डराना है ताकि वह मेरे बेटों की जिंदगी से चली जाए, उनके घर से निकल जाए। भले ही उसने मेरे दोनों बेटों को अपने प्यार के जाल में फंसा कर रखा है, पर वह लड़की उम्र में मेरी नंदिनी से भी बहुत छोटी है। आखिर हम इतने पत्थर दिल नहीं है कि एक छोटी बच्ची को मारे। सोचने वाली बात यह है कि तुमने उसके साथ इतना कुछ किया पर हमें एक बार भी बताना जरूरी नहीं समझा। और अगर तुमने उस लड़की के साथ इतना सब कुछ किया है और मेरे बेटों ने तुम्हें उतना सब करने कैसे दिया? जहां तक मेरा अंदाजा है, अगर वह दोनों उस लड़की से सच में प्यार करते हैं तो वह तुझे कभी भी उसे चोट नहीं पहुंचाने देते, लेकिन उन्होंने तुझे उसे चोट पहुंचाने दी। मतलब कुछ तो गलत है यहाँ। पर अब मुझे सीधे सीधे बता, तूने उस लड़की को किसके कहने पर टॉर्चर किया? सविता उसकी बात सुनकर डर गई, क्योंकि उसे पता था कि अगर सामने बैठी हुई औरत जो कि आरांशी सिंह ओबेरॉय थी, वह अगर किसी बात को कुरेदने पर आ गई तो वह हर एक बाल की खाल निकाल देगी। सविता ने अब कुछ भी ना छुपते हुए सारी चीज बता दे। मैडम, सुप्रिया मैडम ने मुझे यह करने के लिए कहा था। अरंशी हंसते हुए बोलती हैं, अच्छा तो तू खाती हमारा है और गाती सुप्रिया सिन्हा का है। सविता डरते हुए, मैडम सुप्रिया मैडम अरमान बाबा की होने वाली वाइफ हैं। अरांशी अपने एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाते हुए बोली, तो जाकर सुप्रिया से मदद लो, मैं तुम्हारी बेटी को नहीं बचा सकती। गार्ड्स, इस औरत को घर के बाहर फेंक दो, ये अब यहाँ कभी दिखनी नहीं चाहिए। सविता अरांशी की बातें सुनकर बुरी तरह रोते हुए अरांशी के पैर पकड़ते हुए बोली, मैडम माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे नौकरी से मत निकालो, मेरी बेटी को बचा लो। अरांशी ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, जब तुम नौकरी सुप्रिया सिन्हा की करती हो तो मदद भी सुप्रिया सिन्हा से मांगो।
मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। सविता रोते चिल्लाते रह गई पर आरांशी को उस पर कोई रहम नहीं आया। आरांशी ने अपना मोबाइल उठाया और एक नंबर डायल कर दिया। उसने फोन पर कहा, हेलो अल्बर्ट, तुम्हारी एक मदद चाहिए। रूही नाम की एक लड़की है जो कि अरमान और आर्यन सिंह ओबेरॉय की विला में रह रही है। मुझे उसकी सारी डिटेल चाहिए। ए टू जेड, कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए। और हाँ, यह भी बताओ कि अरमान और आर्यन से वह कैसे, कहाँ मिली, क्यों मिली। इतना काम तो तुम मेरा कर ही सकता हो ना। इतना बोलकर आरांशी ने फोन रख दिया और खुद से बोली, मैंने सुना था कि तुम बहुत मासूम हो रूही, पर अभी अचानक तुम्हारा अलग ही रूप मुझे देखने को मिल रहा है। क्या तुम वाकई में मासूम हो, या अब तक जो सबके सामने था वह एक दिखावा था, या फिर तुम ऐसी बन गई हो। जो भी हो, तुम्हें जानने में मजा आएगा। तभी एक उसी की हम उम्र औरत वही सीढ़ियों से चलकर नीचे आते बोली, दुर्गा दीदी कहाँ हुआ। वही उस औरत की आवाज सुनकर आरांशी की आंखें सॉफ्ट हो गई। आरांशी बोली, गोरी, मैं यहाँ पर हूँ। वह औरत जो को दिखने में आरांशी की तरह ही खूबसूरत थी, वह एक मासूम मुस्कान लिए आरांशी के पास आ गई और एक तेल की बोतल बड़ी मासूमियत से अर्शी की तरफ बढ़ाकर बोली, दुर्गा दीदी चंपी। उसकी इस मासूमियत पर आरांशी को हंसी आ गई। उसने उस औरत से वह बोतल ले ली। वह औरत भी खुशी से आरांशी के सामने बैठ गई। आरांशी न प्यार से उसके बालों में चंपी करना चालू कर दिया। तभी एक बुजुर्ग औरत मंदिर की तरफ से पूजा करते हुए आई। आरांशी को इस तरह उस औरत की चंपी करते हुए देख उस बुढ़िया का मुंह बिगड़ गया। वह उस औरत पर तंज कसते हुए बोली, दुनिया में एक तुम्हारा घर है सिर्फ, जहां सतयुग रह गया है। दुनिया में सगी बहन एक दूसरे की नहीं होती, यहाँ का तो नजारा ही कुछ अलग है। एक सौतन दूसरी सौतन की सेवा कर रही है, क्या जमाना आ गया है। उस औरत के ऐसा बोलते ही आरांशी ठंडी नजरों से उस बूढ़ी औरत को देखने लगी। वही उसकी आंखों को देखकर वह बूढ़ी औरत सकपकाकर बोली, अपनी सांस को ऐसे घूरना बंद करो। करो करो, अपनी सौतन की सेवा करी। भलाई का तो जमाना नहीं है। ऐसा बोल वह बूढ़ी औरत वहां से चली गई। वही उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर गोरी की आंखों में आंसू आ गए। आरांशी उसे अपने पास बिठाकर बोली, तुम रो क्यों रही हो। माँ बुढ़ी हो गई है, इनकी बातों को दिल पर मत लगाया करो। गोरी रोते हुए बोली, दीदी क्या हम इतने बुरे हैं। आरांशी अपने होठों पर प्यारी मुस्कान लाते हुए बोली, बिल्कुल नहीं, हमारी गौरी तो सबसे अच्छी है और सबसे समझदार भी। गौरी मासूमियत से बोली, सच में दीदी। आरांशी बोली, सच में। वैसे अभी हमारे सर में तेज दर्द हो रहा है। क्या आप हमें एक कड़क चाय पिलाएगी, अपने हाथों की। गौरी जल्दी से अपनी जगह से उठकर बोली, आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया, हम अभी आपके लिए अच्छी चाय बनाकर लाते हैं। ऐसा बोल वह गौरी नाम की औरत भागकर किचन में चली गई। वही उसके जाते ही आरांशी की आंखें जो सॉफ्ट थी वह वापस किसी बर्फ की तरह ठंडी हो गई। तो क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी यह कहानी। प्लीज 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 लाइक शेयर और कमेंट माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल।